नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है यू कैन लव हिम और यू कैन हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। राज ठाकरे 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन 2009 को छोड़कर उनकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई खास नहीं कर पाई। अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना से और उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के बाद जो राज्य में जो नई परिस्थिति हुई है उसके ऊपर एमएनएस के अंदर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अंदर, राज ठाकरे की पार्टी के अंदर अभी मंथन चल रही है कि इसके साथ कैसे डील किया जाए या इसको कैसे लिया जाए। साथ में जो राज्य की पॉलिटिकल स्थिति जो बनी हुई है, जो निर्माण हुआ है पॉलिटिकल, एक राजनीतिक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाने के बाद, उसमें भी एमएनएस जो है अपने लिए एक रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है। और ये खबर भी आ रही है एक मराठी न्यूज़ पेपर के मुताबिक कि एमएनएस के जो नेता हैं, प्रमुख हैं राज ठाकरे, उनके जो खास लोग जो हैं, जो एक कोर कमेटी के लोग हैं, उनके साथ उनकी बैठक चल रही है कि इस पर कि जो राजनीतिक स्थिति है राज्य की, जो शिवसेना के सरकार बनाने के बाद, उद्धव ठाकरे के बनाने के बाद, उस पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए या उस जो परिस्थिति है उसमें एमएनएस को कैसे आगे निकलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बात हो रही है। इस बात को लेकर हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेता जो हैं वो राज ठाकरे के संपर्क में हैं। राज ठाकरे को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चले आइए, एनडीए के साथ चले आइए। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि 2014 में भी उनको एक ऑफर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर लेने का, लेकिन उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इस वक्त ये दोनों ऑफर उनके पास, जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि या तो आप अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो कम से कम एनडीए गठबंधन के साथ चले आइए। ये बात जो है, इसलिए उद्धव ठाकरे को थोड़ी सी इसमें परेशानी हो रही है इस ऑफर को लेने में, क्योंकि हालांकि वो पूर्व में प्रधानमंत्री के बड़े प्रशंसक थे। 2014 में उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया था, लेकिन उनके साथ नहीं लड़े थे। लेकिन बाद में वो प्रधानमंत्री और उनके कार्यों को कि एक तीखे आलोचक के रूप में बढ़ चढ़कर उन्होंने इसके ऊपर हमले किए थे, जिसके बाद जो एक ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री को बोला कि मैं अमित शाह की नींद हराम कर दूंगा, प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि इनसे ये झूठ बोलते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने। लेकिन राजनीति के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ बोल चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बिहार में एक गठबंधन सरकार के रूप में आई, बाद में चुनाव में भी लड़ा। अभी भी खबरें आ रही हैं कि वो अगला विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने इसका एक इशारा दे दिया है। तो इसलिए राजनीति में जो है संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, ये राज ठाकरे भी जानते हैं। लेकिन राज ठाकरे जो हैं एक ऐसे नेता हैं कि जो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। उनका कंफ्यूजन ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस मौके पर कब क्या स्टैंड लिया जाए। वो एक अच्छे ऑरेटर हैं। उनकी छवि जो है, जो उनके चचा थे बाला साहब ठाकरे, उनसे उनकी तुलना की जाती है। वो भाषण भी उसी अंदाज में देते हैं और उनका एक शख्सियत है, वो भी एक आक्रामक शख्सियत के रूप में अपने आप को उन्होंने पेश किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कदम हैं कि जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और वो कदम जो है वो सिर्फ उनके कन्फ्यूज़न की वजह से होता है। ये 2006 में शिवसेना से अलग हुए थे। इनके पास एक ऐसे कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सपोर्ट बेस था जो उनके पीछे उस वक्त चला था। 2009 में इन्होंने बड़ी चुनौती पेश की थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए, खासकर मुंबई के अंदर जो 2009 के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की जीत में ये कहा जाता है कि एमएनएस का बहुत बड़ा हाथ था। एमएनएस ने अच्छे खासे वोटों के ऊपर शिवसेना की सेंधमारी की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का रास्ता आसान हो गया था। लेकिन मामला यहां तक सिर्फ नहीं होता है।
वो अपने आप को बोलते हैं मैं गेम चेंजर हूँ। गेम चेंजर यानी कि किंग मेकर की भूमिका में भी वो आने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2009 में उन्होंने अपनी एक जो एक अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने खो दिया। लेकिन उसके बाद जो है लगातार इनकी शाख जो है गिरती से गिरती चली गई। 2014 में वो चुनाव हारे। 2019 में जो विधानसभा हुआ उसमें भी उनके सिर्फ एक उम्मीदवार जीत पाए। लेकिन अभी इनके सामने, उद्धव ठाकरे के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि जिसको अगर उसको ग्रैब करते हैं तो इनकी पार्टी अभी ज़मीन के सतह पे जो बिखरने के कगार पे है, जो कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड है, इनका जो एक स्टैंड है कि कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है, उसको लेकर कार्यकर्ता जो है वो भी दिग्भ्रमित है। तो उसको एक रास्ता मिलेगा और ग्रामीण जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इनकी एक कमी है, उस कमी को भी दूरी मिलेगी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफर है उस ऑफर को अगर स्वीकार करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की समस्या ये है कि इनके पार्टी में तो बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, नेता हैं, इनके जो कॉरपोरेटर्स हैं, लेकिन ये सबकी सुनते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन फैसला जो है उद्धव ठाकरे को लेना होता है। एमएनएस का जो भी फैसला होता है उद्धव ठाकरे को लेना होता है। इसलिए जो भी फैसले अब तक लिए हैं वो उद्धव ठाकरे ने लिए हैं, ये किसी और की नहीं सुनते हैं। ये कहा जाता है कि ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं, एक फैसला जो ये ले लिया उस पर अडिग रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी जो स्थिति है इनकी एमएनएस पार्टी की वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर इनके कार्यकर्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे या तो शिवसेना के साथ चले जाएं। चुनाव से पहले ये बात चर्चा जो चल रही थी कि वो शिवसेना के साथ मिल जाएं, शिवसेना के में फिर से दोबारा ये शामिल हो जाएं और कार्यकर्ताओं को भी उसमें अपनी पार्टी को एक विलय कर दें शिवसेना के अंदर, ताकि एक दूरी बनी हुई है उनको सत्ता से दूरी और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उससे कम से कम उनको निजात मिल जाए। लेकिन अभी जो है उनके सामने एक आखिरी मौका है। ये भारतीय जनता पार्टी के का ये जो शिवसेना ने एक जो फील्ड खोल के छोड़ा है, एक रास्ता बनाकर दिया है, ये रास्ता उनके लिए आखिरी एक संभावना है। अगर इसको वो ग्रैब कर लेते हैं तो उनके लिए एक रास्ता मिलेगा, उनकी पार्टी को भी एस्टेब्लिश होने का मौका मिलेगा और उनको भी अपनी राजनीति को एक स्तर तक ले जाने का मौका मिलेगा, जिसकी कल्पना लेकर वो शिवसेना से 2006 में अलग हुए थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अभी भी जैसा मैंने कहा कि राज ठाकरे थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, उनका कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है। उनको ये लगता है कि वो शायद जो है महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं या कोई एक ऐसी राजनीति कर सकते हैं। उनका एग्रेसिवनेस भी एक कंफ्यूजन का उनको दिखलाता है। कभी प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करते हैं, कभी शिवसेना के ऊपर अटैक करते हैं, कभी नॉर्थ इंडियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, कभी भाषा के ऊपर उनका अटैक होता है, उनका हमला होता है। तो कभी वो एक विचार के ऊपर, एक विचारधारा की बुनियाद जो है उनके नहीं होती है। इसलिए उनके कार्यकर्ता ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको अपने ग्राउंड लेवल पे जो अपनी पार्टी को लेकर आगे जाना है वो किस बुनियाद पर लेकर चलें, ये उनके कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आता है। अभी जो एक उनके पूर्व विधायक हैं बाला नौगांवकर, उन्होंने एक खबर दी है, एक उनके हवाले से एक खबर छपी है एक अखबार में, महाराष्ट्र मराठी अखबार के अंदर, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएनएस अभी ये तैयारी कर रही है कि वो कैसे महाराष्ट्र की जो महा विकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार है उससे कैसे निपटा जाए, उसके प्रति उनका रवैया क्या हो, इसके लिए शिवसेना अभी सोच रही है, अभी इसके ऊपर तैयारी कर रही है। दूसरी इसमें जो एक छुपी हुई बात है वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑफर है उस ऑफर को कैसे लिया जाए, उसको कैसे उस पर काम किया जाए और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी एक चर्चाएं गर्म है। साथ में जैसा हमने बताया कि अभी जो महाराष्ट्र के अंदर एक जो एमएनएस की जो मीटिंग चल रही है जिसमें ये फैसला लेना है कि आगे की जो महाराष्ट्र के अंदर की राजनीतिक स्थिति है जो फिलहाल बनी हुई है, इसमें वो पार्टी कैसे आगे बढ़े। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि राज ठाकरे का एक कंफ्यूज जो रवैया है वो अगर इस
मौके पर अपने आप को इस अवसर को नहीं लेते हैं, इस जो भी खाली एक रास्ता मिला हुआ है उस रास्ते पर अगर नहीं चलते हैं, उसको नहीं लेते हैं, तो शायद उनके लिए काफ़ी देर हो जाएगी और महाराष्ट्र की राजनीति में उनको वापसी, MNS की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।